प्रिय व्यूअर, स्वागत है आप लोग का एग्जाम इजी के डेली करंट डोज सीरीज में। व्यूअर्स, आज का जो हमारा विषय है वो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। आइए देखते हैं सबसे पहले यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पेन्नार नदी विवाद चर्चा में रहा। इसके बीच महादयी नदी विवाद पुनः चर्चा में आया, जो लंबे समय से कर्नाटक और गोवा के बीच विवाद का विषय रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर, कृष्णा जल विवाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच, और कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच। ये कुछ ऐसे नदी जल विवाद हैं जो बार बार चर्चा का विषय बने रहते हैं। आइए नजर डालते हैं महादयी नदी जल विवाद पर। महादयी नदी के जल बंटवारे पर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण तथा महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा इस महीने में इस विवाद पर अंतिम निर्णय देने की संभावना के चलते 3 दशक पुराना यह विवाद चर्चा में बना हुआ है। आइए नजर डालते हैं क्या है विवाद का कारण। 1990 के दशक में कर्नाटक सरकार ने राज्य की सीमा के अंदर महादयी नदी से नहरों और बांधों की श्रृंखला द्वारा 7.56 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी मालप्रभा बांध में लाने के लिए कलसा बंडोरी नहर परियोजना प्रारंभ की थी। मालप्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कलसा और बंडोरी इस परियोजना में प्रस्तावित 2 नहरों के नाम हैं। इसका उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के जिलों में जल संकट का समाधान करना है। पर्यावरणविदों के अनुसार इस बांध परियोजना से गोवा में पारिस्थितिकी और संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए गोवा सरकार द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच बातचीत द्वारा इस मामले को निपटाने के सभी प्रयास विफल रहने पर यह मामला 2006 में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी। आइए देखते हैं जल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। भारत के संविधान में जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 47, यह अनुच्छेद राज्य को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 246, यह अनुच्छेद जल के संरक्षण और प्रबंधन को राज्य के विषय सूची में शामिल करता है। अनुच्छेद 254, यह अनुच्छेद राज्यों के बीच जल के विवादों को सुलझाने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकती है। किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाट के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद का शिकायत के निपटारे के लिए, किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निलंबित करने के लिए। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, इस अधिनियम के तहत यदि विवाद में संलग्न राज्य बातचीत से मुद्दों को हल करने में सक्षम नहीं है तो केंद्र अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को हल करने के न्यायाधिकरण का गठन करता है। आइए नजर डालते हैं कुछ ट्रिब्यूनल्स पे तथा उनके गठन के वर्ष और उसमें शामिल राज्यों पर। कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका गठन 2004 में हुआ था तथा इसमें शामिल राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका गठन 2018 में हुआ था तथा इसमें शामिल राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका गठन 2010 में हुआ था तथा इसमें शामिल राज्य कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र हैं। रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण, इसका गठन 1986 में हुआ था तथा इसमें शामिल राज्य राजस्थान, हरियाणा और पंजाब हैं। संदरा जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका गठन 2010 में हुआ था तथा इसमें शामिल राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। आइए नजर डालते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण की राह की चुनौती विषय पर। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन तभी किया जाता है जब इसके लिए केंद्र सहमत हो। इस न्यायाधिकरण के वर्तमान तंत्र में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने में लंबी देरी और गैर अनुपालन जैसी समस्याएं मौजूद हैं। व्यापक रूप से माना जाता है कि अधिनिर्णय अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को निपटाने का उपयुक्त तरीका नहीं है। ऐसे कई विवादों में विधि के प्रश्न शामिल नहीं होते, बल्कि जल विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, कृषि, जलवायु, समाजशास्त्र आदि के दायरे में आने वाले विषय शामिल होते हैं। डेटा साझेदारी और विवाद में संलग्न राज्यों के बीच डेटा की विसंगतियां जैसी चुनौतियां भी प्राय मौजूद होती हैं। राजनीतिक दल प्राय इन विवादों का राजनीतिकरण कर देते हैं, जिससे मुद्दों पर निष्पक्षता से विचार करना और सर्वसम्मति आधारित समाधान ढूंढना कठिन हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल की बढ़ती मांग जल संसाधनों के लिए राज्यों की प्रतिस्पर्धा को तेज करती है। आइए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान पर नजर डालते हैं। अस्थायी और स्वीकार्य समाधान पाने में प्राकृतिक संसाधनों का निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित उपयोग एक महत्वपूर्ण कारक होगा। न्यायसंगत हिस्सेदारी इस प्रकार तय की जानी चाहिए कि प्रत्येक पक्ष जल के उपयोग में अधिक लाभ प्राप्त करे और दूसरे पक्ष को न्यूनतम हानि पहुंचाए। सरकार को सभी प्रासंगिक जल संसाधन डेटा एकत्र करने और उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। राज्यों को कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए
सतत जल प्रबंधन में सुशासन की स्थिति रंगीन अंतराल को समझकर और विशिष्ट बाधाओं को दूर करके सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। आइए चलते चलते नजर डालते हैं नदी जोड़ो परियोजना पर। नदी जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में पानी की कमी को दूर करना है। इस परियोजना के तहत देश की नदियों को आपस में जोड़कर एक विशाल जलमार्ग प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। इस प्रणाली में पानी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकेगा जहां पानी की कमी है। नदी जोड़ो परियोजना को पहली बार 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया। इस परियोजना को 2002 में फिर से लागू किया गया था। वर्तमान में यह परियोजना अपने प्रारंभिक चरण में है। नदी जोड़ो परियोजना को लेकर कई तरह के विवाद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह परियोजना पर्यावरण के लिए हानिकारक होगी, इससे नदियों का प्रवाह बदल दिया जाएगा और बाढ़ और सूखे जैसी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह परियोजना महंगी होगी और इसका लाभ केवल कुछ राज्यों को ही मिलेगा। हालांकि नदी जोड़ो परियोजना के समर्थकों का मानना है कि यह परियोजना देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना है कि यह परियोजना पानी की कमी करेगी, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।